वाह क्या आईपीओ है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है में जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और ख़ास तौर से शुक्रवार को जो हमने कार्यक्रम अपलोड किया बजाज हाउसिंग को लेकर के, बड़ी संख्या में आप लोगों ने तहे दिल से प्यार किया, बड़ी संख्या में लोगों ने देखा, बड़ी संख्या में लोगों ने सराहा। 3.25 लाख से ज़्यादा दर्शकों ने उसे देख करके अपनी टिप्पणियां दी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और यही कारण था कि हमने सोचा कि अब सोमवार को 2 नए आईपीओस खुल रहे हैं, बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग हो रही है। इसके अलावा 17 तारीख को मंगलवार को जो है पीएनजी की लिस्टिंग होनी है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो संडे का दिन है, जिन लोगों के पास समय नहीं मिलता है वीकडेज में, उनके लिए भी आज ही हम रणनीति तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए जो सुझाव मिला हमें, वो मिला हमारी खास मेहमान आस्था जैन जी से। तो आस्था जैन जी को सबसे पहले स्क्रीन पर लाया जाए और उनका बहुत बहुत आभार मैम कि आप हमारे कार्यक्रम में रविवार के दिन अपने तमाम व्यस्तताओं से को छोड़ करके न सिर्फ आपने सजेशन दिया बल्कि आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विपुल जी। देखिए, मेन हमारा यही लक्ष्य है कि सबको एक नॉलेज हो जाए किस तरह के आईपीओ में लगाना है, क्योंकि आज हम इतने साल से जब हम मिलते हैं हमारे क्लाइंट से या लोगों से, तो वो बोलते हैं कि पहले से अगर आइडिया लगता है कि कौन से आईपीओ में लगाना है तो मनी एलोकेशन करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं, तो वो ये प्रोग्राम वर्किंग डेज में नहीं देख पाते। तो अगर संडे के दिन हम करते हैं तो बिल्कुल ध्यान भी जाता है, एक प्लानिंग भी सब अच्छे से कर सकते हैं कि 3 आईपीओस चल रहे हैं, कहाँ कितना अलोकेशन करना है, लिस्टिंग के दिन क्या करना है, ताकि मंडे मॉर्निंग जो सबके लिए काफी व्यस्त होती है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक होता है, उसमें पहले से ही एक प्लानिंग हो चुकी होती है कि आगे क्या करना है, तो काफी सहायक हो जाती है। काफ़ी सहायक हो जाती है। लेकिन मैम, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक हमारा कार्यक्रम शुक्रवार का नहीं देखा होगा, तो हम चाहेंगे कि जो लोग आज का कार्यक्रम देख रहे हैं संडे के दिन, उनको हम मुनाफे का पंच दें। यानी कि जो 2-3 आईपीओस खुले हुए हैं, सोमवार से 2 नए आईपीओस खुल रहे हैं, एक पहले से खुला हुआ है, उन 3 पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा बात करेंगे बजाज हाउसिंग की भी, किस तरह की सोमवार को स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम बात करेंगे जो पीएनजी का ज्वेलर्स का आईपीओ बंद हुआ है, उसकी 17 को लिस्टिंग होनी है, उस पर भी आपका व्यू आ जाए। तो ये जो मुनाफे का पंच है, एक एक करके स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत उसी पे जिस पे कि लोगों का सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बजाज हाउसिंग की बात कर लेते हैं। तो बजाज हाउसिंग को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। 16 सितंबर यानी कि कल सोमवार को इसकी आईपीओ की लिस्टिंग होनी है। और जिस तरीके से ये इशू जो है सब्सक्राइब हुआ है, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद की जा रही है। 70 रुपये का इशू प्राइस अपर प्राइस बैंड पे तय हुआ है और यहाँ पर 75 रुपये का प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। आपको बता दें कि जो उम्मीद की जा रही है लिस्टिंग पर, निवेशकों का पैसा जो है वो दोगुने से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 6,560 करोड़ रुपए का आईपीओ था, जिसमें कि लोगों ने झोली भर दी। और रिकॉर्ड जो है वो हमने देखा, करीब 3.25 लाख करोड़ की बोलियां जो है वो आती हुई यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो मैम, इस पर काफ़ी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। और लेकिन टिप्पणी क्या होगी आपकी, जो लोग नए निवेशक हैं, जो लोग नए दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, सोमवार को 16 सितंबर को 9:15 बजे जब लिस्टिंग हो, क्या थोड़ा धीरज रखना चाहिए, लिस्टिंग होते ही बेच देना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लंबी अवधि के निवेशक होंगे, कुछ लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया होगा। आपका सजेशन सोमवार को क्या करें? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही ये एक आईपीओ की डिमांड रही थी, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण था। एनबीएफसी क्षेत्र में ज्यादातर हमने देखा है, अब तक का मैं हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड उठाऊं तो बजाज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने हमेशा डिलीवर करके दिया है। स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो, रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो, ये ग्रुप से हमेशा बहुत बड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को हमेशा से मिलते रहे हैं। तो एक भरोसा रहता है ग्रुप को लेके, एक बहुत अच्छा ब्रांड है ये। तो जब इसका आईपीओ आया तो उस वजह से पहले से ही काफी ज्यादा यहाँ पे एक उत्साह था लोगों में कि इसमें लगाना है, क्योंकि ये ग्रुप ने हमेशा, दे हैव वॉक द टॉक, मैनेजमेंट ने जो बोला वो करके दिखाया। दूसरी बात, अगर मैं इस ग्रुप की और इस आईपीओ की करूं बेसिकली, तो आईपीओ में हमने देखा कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स थे वो काफी मजबूत थे। फाइनेंशियल्स मजबूत होने की वजह से हमने कि जो प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये ला रहे थे वो तकरीबन जस्टिफाई हो रहा था, क्योंकि ब्रांड बहुत सॉलिड था, कंपनी का अच्छे ब्रांड होने की वजह से। और इनकी जो सबसे खासियत थी वो इनकी असेट क्वालिटी थी, जो कि काफी ज्यादा कंटेन्ड थी असेट क्वालिटी। तो इन सब के चलते हमको काफी ज्यादा ये पसंद आया था। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीमियम पे बहुत अच्छे पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी।
करना क्या है, देखिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में यकीन रखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं उस समय तक के टाइम के लिए भी काफी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा ये आईपीओ था लगाने के लिए, और जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाह रहे थे उनके लिए भी अच्छा था। सलाह ये रहेगी कि लिस्टिंग के दिन अगर अलॉटमेंट आया है तो पार्शियली मुनाफा वसूल करें। 70-80 रुपए अगर ऊपर प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है तो पार्शियली मुनाफा वसूल करें, लेकिन पार्शियली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे जरूर होल्ड करें। चलिए, लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है, पार्शली मुनाफा बुक करने की सलाह है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ हिस्सा आपको जो है ज़रूर रखना चाहिए, जो कि आपको लंबी अवधि में भी काफ़ी अच्छा ये आईपीओ जो है वो अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है, लेकिन पूरा मुनाफा एक साथ ना बुक करें। मैम एक छोटा सा सवाल, बहुत लोग कह रहे हैं कि जितने लोग मुनाफा बुक करेंगे उतना हम जो है और ख़रीदेंगे। किन भाव पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अप्लाई, जो लोग सेकेंडरी मार्केट में छूट गए हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, उनको पैसे लगाने चाहिए, और किनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए? देखिए विपुल जी, एक मैं पहले एक बात करना चाहूंगी कि 100% कोई भी इस मार्केट में राइट नहीं होता। तो मैं जो भी यहाँ पे प्राइजेस डिस्कस कर रही हूँ, हो सकता है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं हो, मैं एक फेयर आइडिया देने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ये मार्केट इतना अनसर्टेन है कि इसको आकलन तो कोई भी 100% कोई नहीं कर सकता। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये लिस्टिंग इतनी स्ट्रांग होगी तो करना क्या है, मेरे हिसाब से नई खरीदी के लिए थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करें। अगर ये किसी भी वजह से 110 115 यानी कि 70 रुपए की इश्यू प्राइस थी, 110 115 के जोन में मिलता है तो वहां पे फिर नई खरीदी का मन बनाए। लेकिन 140 150 के स्तर पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसका गिरावट का वेट करें, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्टिंग है, 100% के रिटर्न पे लेना थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन ये बात मैं जरूर बोलूंगी कि जो भी लेंगे उस उन स्तरों पे, वो बिल्कुल इसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखिए। ये नहीं कि हम 10 दिन में वापस से उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, फिर ये आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा इस स्टॉक को जरूर बनाइएगा, जिसमें आपको आगे जाते हुए और भी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो सलाह यही है कि 140 150 पे अगर लिस्ट होता है तो मुनाफा वसूली 50% करिए, पूरी ना करिए। और अगर नहीं खरीदने की इच्छा है क्योंकि अलॉटमेंट टफ ही रहे हैं, तो फिर 115 120 तक मैक्सिमम वहां तक एक बार खरीदी का मन बनाए, उससे ठीक। ऊपर के भावों पे थोड़ा सा इंतजार करें। चले, तो जो लोग सोच रहे हैं कि लिस्टिंग के साथ ही खरीद लेंगे, हमको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल ना करें। प्राइस देखें, अगर 140 150 पे लिस्ट हो रहा है, नहीं खरीदना है, वेट करिए। कोई बात नहीं, उसके बाद हो सकता है कि वो 200 चला जाए तो आप कहें कि आपने बना कर दिया था। आपको नुकसान ना हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल पीक और बिल्कुल बॉटम कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको 110 115 के आसपास मिल रहा है, 20-30 रुपये नीचे, आपके 70 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 30-40 रुपये ऊपर, तो आप बिल्कुल जो है पैसे लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सलाह। बजाज हाउसिंग सोमवार को यानी कल लिस्ट होने वाला है, तो सोमवार के दिन 9:15 बजे बाजार खुले तो आपकी रणनीति हमने तैयार कर दी है। चलिए, एक आईपीओ जो खुला हुआ है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? वेस्टर्न कैरियर्स, जी हाँ, ये आपको बता दें 13 तारीख से ही जो है ये आईपीओ खुला हुआ है और 18 तारीख तक खुले रहेगा। और इसके अलावा इसकी प्राइस बैंड जो है वो जो है 163 रुपये से लेकर के 172 रुपये तय की गई है। करीब करीब 492 करोड़ रुपए कंपनी की जो है वो जुटाने की योजना है, जिसमें कि फ्रेश इशू जो होगा वो करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास होगा, और जबकि ओएफएस के जरिए कंपनी करीब 92.88 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसमें कि ये हिस्सा जो है वो निवेश जो प्रोमोटर्स हैं उनको जाएगा। आपको बता दें कि आज तक जो है अभी तक ये इशू जो है वो करीब करीब 0.85 गुना जो है वो भर चुका है, लेकिन रिटेल हिस्सा जो है वो जो है करीब करीब 1.5 गुना बढ़ चुका है। यानी कि यहाँ पर भी 100% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रिटेल हिस्से में देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे आपको बता दें कि यहाँ पर 172 रुपये का क्या अपर प्राइस बैंड है, उस पर जो है करीब 57 रुपये पर शेयर का यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम मिल रहा है। क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि सोमवार के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास जो सोच रहे होंगे कि नए आईपीओज में लगाए जाएँ। मैम क्या सलाह रहेगी वेस्टर्न कैरियर्स में? क्या जोखिम ज़्यादा है, क्या पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, आपकी राय? देखिए ये जो कंपनी है बेसिकली लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है और 4PL है, यानी कि 4 पार्टी लॉजिस्टिक जिसे हम बोलते हैं। तो 4PL लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी एक तरह से सिंगल विंडो है, जितनी भी लॉजिस्टिक रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल्स में ग्रोथ हमने बढ़िया देखी है। यहाँ पे हमें CAGR हो कि बॉटम लाइन हो जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, वहां पे सब पे CAGR ग्रोथ यहाँ पे हमें डिसेंट देखने को मिली
वाली है। और प्राइसिंग जिसपे कि ये आईपीओ लेके आते हैं, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बोलते हैं, जिसपे कि आकलन होता है कि आईपीओ महंगा है सस्ता है, वो भी यहाँ पे डिसेंट की हुई है। इसमें जो मैंने पहले भी ये डिस्कशन में बोला था, एक ही चीज जो थोड़ा सा यहाँ पे हल्की लगती है वो है कि ये सेक्टर को लेके फैंसी नहीं है, लॉजिस्टिक सेक्टर को लेके मार्केट में, क्योंकि हर सेक्टर की एक अपनी डिमांड रहती है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में आज तक जो हमने देखा कि इतने ज्यादा लॉजिस्टिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां वो बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रिटर्न्स नहीं मिलते, डिसेंट रिटर्न्स मिलते हैं। तो एक फैंसी होना सेक्टर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आईपीओ के अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन में, अच्छे खासे लिस्टिंग में। तो वो यहाँ पे फैंसी ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के खुद के फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, वैल्यूएशन काफी अच्छा है, इसलिए सब्सक्राइब की रेटिंग हम इस आईपीओ को भी दे रहे हैं। और हमने जैसा बोला कि लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए लिमिटेड, और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये और भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं वो काफी मजबूत हैं और काफी लॉन्ग टर्म से इनसे एसोसिएटेड है। और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि ये सेक्टर पूरा इकोनॉमी से ड्राइव होता है। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी तो लॉजिस्टिक सेक्टर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और लिस्टिंग गेन में भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ पे डिसेंट किए हैं। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है, लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह हम दे रहे हैं। चलिए, 57 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। आस्था जी का कहना ये है लंबी अवधि के लिए भी लंबी अवधि के लिए निश्चित रूप से आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी जो है अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बजाज हाउसिंग जैसा 100% का रिटर्न मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक हेल्दी प्रीमियम जो है वहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन कोशिश जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको अवश्य जो है यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो ये बात रही दो आईपीओ को लेकर के, बजाज हाउसिंग को लेकर के जो आईपीओ खुला उसको लेकर के। लेकिन बहुत लोगों के हमारे पास सवाल आए थे कि आपने बहुत जल्दबाजी में पीएनजी ज्वेलर्स की चर्चा कर दी थी, और थोड़ा सा जो है इस पर बातचीत कर लीजिए, क्योंकि 17 को इसकी भी लिस्टिंग होनी है। मैम, 17 को लिस्ट हो रहा है और यहाँ पर जो है इशू प्राइस करीब 480 रुपये प्रति शेयर जो है वो तय हुआ है। करीब 1100 रुपये कंपनी जो है 1100 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है। फ्रेश इशू के जरिए 850 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं, और ओफेस के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए। यहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस मिला निवेशकों का, करीब करीब 60 गुना के आसपास ये शेयर जो है वो सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। ग्रे मार्केट में काफ़ी शानदार प्रीमियम देखने को मिल रहा है, और ये भी ऐसा लग रहा है कि शायद 80% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिले, और ये एक अच्छा कॉम्पिटिटर है बजाज हाउसिंग का। आपकी सलाह क्या होगी? जिनको अलॉटमेंट हो गई है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, ये इसमें मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये जो ज्वेलरी कंपनी है, इनके 39 स्टोर्स हैं, जिसमें से 38 तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ये सेक्टर का फैंसी बहुत है। दूसरी तरफ इसकी खुद की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि हमने जब देखा कि इनके जितने भी स्टोर्स हैं उस हिसाब से किस तरह से प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर स्टोर हाईएस्ट था अमंग इट्स पेयर्स। पेयर्स में हमने किसे लिया? हमने यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स को लिया, थेंगामाइल को लिया, सेनको गोल्ड को लिया। तो उनसे ज्यादा है पर स्टोर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का। इनफैक्ट सीएजीआर ग्रोथ भी इनकी डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगी हाईएस्ट अमंग द इंडस्ट्री है, जो हम सीएजीआर ग्रोथ देखते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन में, लेकिन डिसेंट है। सेकंड हाईएस्ट अमंग द इंडस्ट्री बिल्कुल हो सकती है। तो ग्रोथ इनकी बढ़िया है, और वैल्यूएशन जिसपे ये लेके आए वो 42 के मल्टीपल पे लाए, वो भी बढ़िया लग रहा था। तो माफ कीजिएगा, आज थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत ज्यादा हो रही है। कोई तो दिक्कत नहीं इस मैम, वजह कोई से दिक्कत नहीं। जी, इस वजह से हमने इस आईपीओ में भी सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी थी। अब करना क्या है? करना यह है कि इस आईपीओ में लगाइए, और लगाया हुआ ही है, सॉरी। तो अलॉटमेंट तो आए हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जिस तरह से लिस्टिंग यहाँ पे आकलन की जा रही है, काफी हाई लिस्टिंग की यहाँ पे आकलन की जा रही है, तो वहां पे भी मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे राय दूंगी कि मुनाफा वसूल जरूर करे। यानी कि लिस्टिंग अगर 750 से 800 के जोन में होती है, तो बिल्कुल पार्शियली प्रॉफिट बुक इसमें भी करें, और पार्शियली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि फिर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हायर साइड पे होता है, जो कि 70 के अबव आता है। तो वो क्योंकि 42 पे ला रहे हैं, 800 पे 70 के अबव का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो जाता है। अगर हम 800 का प्राइस का यहाँ पे बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी इतने बड़े बड़े रिटर्न्स मिलते हैं, तो मुनाफा वसूली
बनती है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, पार्शियली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह तो रहेगी। इसको भी पार्शली लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में बड़ा उतार चढ़ाव, वॉलिटिलिटी रहती है जो जेम्स एंड ज्वेलर्स है। हालांकि आजकल इनका टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। सेकेंडरी मार्केट में भी मैम जो लिस्टेड कंपनियां हैं, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, काफ़ी अच्छे रिटर्न पिछले 1 डेढ़ महीने 2 महीने में देखने को मिले हैं। तो पूरा मुनाफा बुक करें या आधा ही मुनाफा बुक करें मैम? देखिए, पार्शियली मैंने इसीलिए आधे के लिए बोला, पार्शियली करे, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो उसको खोना नहीं चाहिए, इसलिए पार्शियली जरूर मुनाफा वसूल करना चाहिए। चलिए, पार्शली जरूर मुनाफा बुक करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो 2 आईपीओस जो है वो सोमवार को खोल रहे हैं, उन पर जरा फटाफट बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल की। नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल आपको बता दें कि 16 से 18 सितंबर से, यानी कल से, सोमवार से खुल रहा है, 18 तारीख तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड जो तय किया गया है वो 249 से 263 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। फ्रेश इश्यू से कंपनी जो है करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, और ओएफएस के माध्यम से जो है करीब 277 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर प्रोमोटर्स को मिलेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स ने जो है 228.86 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। मैम, नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड इस क्षेत्र में जो है हमने देखा काफ़ी ज़्यादा हलचल रही है। बड़ी संख्या के अंदर जो है कंपनी 15 साल से माइक्रो फाइनेंस के कारोबार में है, 9 साल से कंपनी कंज्यूमर फाइनेंस के कारोबार में है, ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम है 121 रुपये के आसपास का। क्या सलाह रहेगी? क्या ये क्षेत्र अच्छा है, रिस्की है? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, इन नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है जिसमें इनके 2-3 बिजनेसेस हैं, जैसे कि मल्टी चैनल अप्रोच करते हैं, ये फाइनेंसिंग करते हैं तो ओरिजिनेटर पार्टनर्स को करते हैं जो आगे रिटेल क्लाइंट को लेंड करते हैं, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी है। तो इस तरह के इनके 2-3 सेगमेंट हैं। बेसिकली जो फाइनेंसिंग जाती है वो 2-3 सेगमेंट्स में जाती है, एमएफआई जिसे हम बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग, उसके अलावा एमएसएमई और कंज्यूमर फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस में भी। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे काफी पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी ये दे रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक फी बेस्ड इनकम आती है, यानी कि एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो वो भी एक मॉडल काफी अच्छा है। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन मुझे इस पूरे आईपीओ में इसकी वैल्यूएशन लगी, क्योंकि ये हम हमेशा एनबीएफसी को प्राइस टू बुक मल्टीपल पे वैल्यू करते हैं, तो ये 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छा खासा इन्होंने वैल्यूएशन दिया है। रीजनेबल वैल्यूएशन जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो प्योर मल्टीपल है उनके वैल्यूएशन से तो काफी अच्छे इन्होंने वैल्यूएशन दिए हैं। तो मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा पसंद आया। इनके जो रेशियोज हैं, देखिए जीएनपीए एनएनपीए रेशियो एनबीएफसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, असेट क्वालिटी कैसी है, तो वो भी काफी अट्रैक्टिव है, लोवेस्ट है जिसे हम मान सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी ज्यादा अच्छा है इनका, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इनकी मार्जिनली लोअर है एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स। मुझे ये काफी पसंद आया है बिजनेस मॉडल। मैं सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाने की सलाह है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो हम आपके पैसे को बचे रहने देंगे और रखे रहने देंगे। अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर भी अप्लाई करने की सलाह है। 18 तारीख तक खुला हुआ है, सोमवार से खुल रहा है, तो वहाँ पर अगर आप मुनाफा बुक करने की सोच रहे हैं, जो आईपीओज में आपने पैसे लगाए हैं, सोमवार को अगर बजाज हाउसिंग में मुनाफा बुक करते हैं तो पैसे आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो पुराने पैसे पड़े हुए हैं उनमें जो उनको उठा करके आप लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको अच्छा जो है रिस्पांस जो है वो देखने को मिलेगा। लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करने की सलाह है। चलिए, आखिरी आईपीओ जो सोमवार को खुल रहा है उस पर भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीन पर ग्राफिक्स लेकर के आइए, और आपको बता दें रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है आर्काडी डेवलपर्स लिमिटेड। ये भी आईपीओ जो है ये 18 तक नहीं 19 तक खुला रहेगा, 16 से लेकर के, और प्राइस बैंड इसका जो है 121 से 128 रुपये प्रति शेयर के रूप बीच में तय किया गया है। और साथ ही साथ आईपीओ के जरिए कंपनी 410 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। और ये पूरा का पूरा आईपीओ जो है आपको बता दें कि वो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी पैसे जुटा रही है। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने 122 करोड़ रुपए के आसपास जुटा लिए हैं। कंपनी जो है मुंबई में महंगे रिहायशी घर बनाने पर के कारोबार में कंपनी है, और 24 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग होने का अनुमान है। तो मैम, ग्रे मार्केट में करीब 70 रुपये के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है 128 के मुकाबले। तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ना चाहिए, हालांकि जिस तरह का रिस्पांस मिलेगा देखते हैं। लेकिन रियल एस्टेट जहां पर कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी इस समय जो है हलचल मची हुई है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट में जो ये आईपीओ आ रहा है, मुंबई में फोकस्ड कंपनी है, आपकी सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये दो तरह के काम करते हैं, रीडेवलपमेंट भी करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, जिसमें कि खुद ही लैंड एक्वायर करके पूरा प्रोजेक्ट बनाया।
तो हमेशा देखा गया है कि जो लैंड एक्वायर करके जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, और दोनों में इनका 50-50% रेशो है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड एमएमआर में है। और मैनेजमेंट ने आगे भी यही अपना इच्छा जाहिर की है कि ये बेसिकली एमएमआर या मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही अपना कारोबार कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और इसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी है, क्योंकि फाइनेंशियल की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सीएजीआर ग्रोथ एक्सेप्शनल आई है, और उसका मेन कारण है कि 2024 में इन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पे फिगर्स दिखाए हैं। उसके पीछे का कारण है कि कुछ जब ये प्रोजेक्ट्स करते हैं तो 25% जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उसका ये मुनाफा वसूली करते हैं या रेवेन्यू में जनरेट करते हैं। जब 25% हो जाता है तो वो 2024 में ही इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स का हुआ था, और इसी वजह से एकदम से हमने सर्च देखा 2024 के फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मजबूत है, कंपनी का कारोबार भी अच्छा है। और एक चीज इसमें जो मैंने नोट की, और वो ये है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि ज्यादातर जब रियल एस्टेट कंपनी होती है तो वो हेवीली लिवरेज्ड होती है, हमने हिस्टोरिकल हमेशा ये देखा है। लेकिन अभी कुछ सालों से रियल एस्टेट कंपनी काफी ज्यादा अपने इस पार्ट पे वर्क कर रही है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डीलिवरेजिंग कर रहे हैं। लेकिन इनका डेट टू इक्विटी तो काफी कम है, 0.21 डेट टू इक्विटी रेशियो पे है, यानी कि काफी लो डेट कंपनी की बैलेंस शीट में है, जो अपने आप में काफी ज्यादा प्रशंसाजनक है। तो ये आईपीओ भी हमें ठीक लगता है, सब्सक्राइब की रेटिंग देंगे। और विपुल जी, एक बढ़िया बात, जो ये 3 आईपीओ हमने डिस्कस किए, उन तीनों में ये है कि सब में वैल्यूएशंस अच्छे किए गए हैं। कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं है जिसमें वैल्यूएशन ज्यादा हो, और ये हमेशा कंसर्न रहता है मार्केट्स का कि आईपीओ बढ़िया होते हैं, कंपनी बढ़िया होती है, लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा होते हैं। पर ये तीनों आईपीओ ऐसे हैं जिसपे इन्वेस्टर के लिए टेबल पे कुछ छोड़ा गया है, वैल्यूएशन तीनों में अट्रैक्टिव है, इसलिए हमने तीनों में सब्सक्राइब की रेटिंग दी है लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। और लिस्टिंग आर्केड में गेन। भी हमारा ये व्यू है जी, बिल्कुल। हाँ, जी आप कुछ कह रहे थे मैम, लास्ट तक की लाइन सुन नहीं पाया हम जी। आर्केड में भी लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाने की सलाह है, और लॉन्ग ओ, टर्म के लिए भी लगाने। तो लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए लगाने की सलाह है। सोमवार को जो 2 आईपीओ खुल रहे हैं, सुबह सुबह जो है आप दोनों में पैसे लगा सकते हैं अगर पैसे हैं तो। नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड आईपीओ में भी निवेश लंबी अवधि के लिए, लिस्टिंग गेन दोनों के लिए पैसे लगा सकते हैं। अर्काडी डेवलपर्स जो है रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी, यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। मैम 3 आईपीओ खुले रहेंगे सोमवार को, इसमें 2 फ्रेश इश्यूज हैं, सोमवार को खुल रहे हैं, एक पहले से। अगर किसी के पास एक ही में पैसा लगाने की क्षमता है तो जरा इनकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 करके, कि भाई पहले पे कौन रहेगा आपकी पसंदीदा, दूसरा तीसरा कौन रहेगा। जी, देखिए इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है विपुल जी करने में कि साइज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा साइज का इशू है तो अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने उस फैक्टर को भी ध्यान में रखा है। ऐसा नहीं कि प्योर आईपीओ के हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग दी जा रही है, हम ये चाहते हैं कि व्यूअर्स को अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा मिले यहाँ पे। जी। तो उस हिसाब से आईपीओ साइज को भी ध्यान में रख के और बाकी सब बातों को भी ध्यान में रख के ये रैंकिंग दी जा रही है। और मैं यहाँ पे यही सोच रही हूँ कि ये रैंकिंग ठीक ही जाए। लेकिन फिर मैं वापस से बोलूंगी कि 100% कोई भी सही नहीं होता, तो उस डिस्क्लेमर के साथ फर्स्ट नंबर पे रखिए नॉर्दर्न आर्क को, क्योंकि साइज इसका बड़ा है। 770 करोड़ का ये इश्यू है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है जो बाकी के 2 आईपीओ हैं, वेस्टर्न करियर्स और आर्के डेवलपर्स, तो उनसे डबल है। डबल से क्या अर्थ होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाई करेंगे वो भी ज्यादा आएंगे, तो उसमें आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट भी बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा अगर इश्यू होता है तो चांसेस ऑफ अलॉटमेंट हाई होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन के लिए ज्यादा होते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने नॉर्दर्न आर्क को फर्स्ट नंबर पे रखा है, सेकंड पे आप वेस्टर्न करियर्स और थर्ड पे आर्के डेवलपर्स, क्योंकि वेस्टर्न करियर्स और आर्के डेवलपर्स दोनों ही इक्वल है, तो उनको दूसरा तीसरा नंबर जैसा सेट करना चाहे करा जा सकता है। तो दो उस पे है, लेकिन पहले नंबर पे नॉर्दर्न आर्क को रखा जा सकता है, इस वजह से कि ये साइज बड़ा है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बेटर होंगे एज कम्पेयर टू बोथ आईपीओ, जो कि वेस्टर्न करियर्स का 440 करोड़ का और आर्केड का भी शायद इतने ही करोड़ का इश्यू साइज है। चलिए, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग भी हो गई है। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, एक ही आईपीओ में लगाने के लिए जो है पैसे बचे हुए हैं, तो ठीक है नॉर्दर्न एआरसी में लगाइए, वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको जो है अलॉटमेंट मिल सकता है। इसके अलावा नंबर 2 नंबर 3 पे आप अपने हिसाब से रख लीजिए, उसमें आप चाहें तो वेस्टर्न करियर को रखिए या फिर अर्काडी डेवलपर्स, जो सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही आस्था जी को पसंद आ रहे हैं। तो ये जो नए आईपीओ हैं उस पर राय निकल के आती हुई। आस्था जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय आपका ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे दर्शक पूरी तरह संतुष्ट हों, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का प्रेम आप पर, मनी9 पर और इस कार्यक्रम वाह के आईपीओ पर ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
जी चलिए, तो इस बीच चलते चलते आपको ये भी बता दें कि जो 2 आईपीओ जो लिस्टिंग होनी है 2, उस पर क्या राय निकल के आई। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आपको बता दें एक बार फिर से 110 के आसपास अगर नीचे आने के बाद ये भाव देखने को मिलते हैं, तो जो लोग सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है, पैसे लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पर 140 150 के आसपास अगर जो है ये भाव देखने को मिलता है। थोड़ा महंगा, थोड़ा रिस्की लग रहा है, अवॉइड करिए। हो सकता है इससे ऊपर जाए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा जोखिम यहाँ बढ़ जाएगा, आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है आप बाद में कहें कि नहीं हमको आपने मना कर दिया था, ऐसा नहीं है, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात ये है, ये इसमें पूरा मुनाफा ना बुक करें लिस्टिंग पर, कुछ पैसे जो है, कुछ शेयर जो है बचा के रखें, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सेम स्ट्रेटजी आपको पीएनजी के साथ भी रखनी है, वहाँ पर भी लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है जिन लोगों ने को भी अलॉटमेंट हुआ है, और वहाँ पर भी सेकेंडरी मार्केट में बहुत हाई लेवल पे चेज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट मिल रहा है, आधा बुक कीजिए, आधा बनाए रखिए, आने वाले टाइम में यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। तो सोमवार की रणनीति आज ही बना ली हमने, और जैसे बाजार खुले अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपनी रणनीति के साथ आप भी जो है अपना रिस्पांस हमें दीजिए, और किस आईपीओ में लगाना है, कहाँ पर मुनाफा वसूल करना है, कहाँ पर बने रहना है, ये रणनीति आप जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाजार के दिन सोमवार को बाजार की दिशा क्या होगी उसके आधार पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो इसके लिए जब लिस्ट हो जाए शेयर तो 1:45 बजे, जी हाँ, वाह क्या आईपीओ सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ जाइए। 1 से 2 में हम आपके साथ जुड़ते हैं, डॉक्टर रवि सिंह होंगे हमारे साथ, तो उनसे भी समझेंगे कि आईपीओ बाजार को लेकर के उनकी राय क्या है, और शेयर बाजार सेकेंडरी मार्केट से जुड़ा कोई सवाल हो तो 1 बजे दोपहर में हम सोमवार को हमारे साथ जुड़िए, और वहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। मुझको इजाज़त दीजिए, अपना प्रेम ऐसे ही बरसाते रहिए, और मुझको इजाज़त दे दीजिए अभी के लिए। और हाँ, शाम को 5 बजे जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि नीलेश शाह जी आ रहे हैं और वो आपको बताएंगे आगे बाजार की दिशा कैसी रहेगी, और अब इस उतार चढ़ाव के बाजार में कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन से शेयर जो है चमकते हुए दिखाई देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी टाइम के साथ बन रहिए। नमस्कार। वाह क्या आईपीओ है।